नमस्कार दोस्तों। अब हमारा टॉपिक है एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अर्थात यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि जैसे वयस्क शिक्षा जो होती है, जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा भी बोलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क शिक्षा से कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और वो अपने जब उनका एजुकेशन का टाइम था, पढ़ने का टाइम था, तब वो पढ़ नहीं पाए। किस वजह से नहीं पढ़ पाए कि घर की समस्या थी, या उन्हें अवसर नहीं मिला, या फिर उनकी जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि वह शिक्षा से वंचित रह गए। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस बारे में बात करती है, और वो वयस्क शिक्षा और आजीवन शिक्षा के इंट्रो में एक चीज़ बोलती है कि बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना, बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया को खोल देती है, जो व्यक्ति को निजी और पेशेवराना, जो उसका पेशा है उसका, दोनों ही स्तर पर आगे बढ़ने में मदद करती है। मतलब इंडिविजुअल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करती है जो विकास हेतु किए जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसंबंध होता है। ठीक है, तो साक्षरता एक बुनियादी अधिकार है। क्या बोल रहे हैं? बुनियादी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक, साथ ही जो जीडीपी होती है और जो साक्षरता होती है उसका भी संबंध होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है? साक्षरता का असर। साक्षरता एक शक्ति गुणक है। शक्ति गुणक मतलब क्या है कि मल्टीप्लायर है। अर्थात जैसे क्या होता है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा ना, तो और एक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट से बेटर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको मिल रहा है तो ऐसी साक्षरता या शिक्षा जो होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है। आपको पहले साल 1 गुना, फिर अगले साल 2 गुना, फिर अगले साल 4 गुना, फिर अगले साल 8 गुना ऐसे मिलती है। मतलब 1, 2, 3, 4 गुना ऐसे नहीं मिलती, इनका भी डबल का डबल होता जाता है। तो व्यक्तिगत, नागरिक, आर्थिक विकास इन सबको बढ़ाती है और प्रति व्यक्ति जीडीपी जैसे राष्ट्रीय विकास संकेतकों के साथ निकटता से जुड़ी हुई रहती है। अब अगर कोई निरक्षर है तो उसके भी कुछ परिणाम होते हैं, जैसे वो वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएगा, सुरक्षा निर्देशों को समझ नहीं पाएगा, सेवाओं तक पहुंचने में और यहाँ तक कि बच्चों को शिक्षा में मदद करने जैसे बुनियादी कार्यों में चुनौतियों का सामना करेगा। जैसे कि आप देखिए कि अगर एक पढ़ा लिखा आदमी है, साक्षर आदमी है, यहाँ पे इससे बात नहीं चल रही है कि वो साइन कर लेता, ठीक है। साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा आदमी। कोई पढ़ा लिखा आदमी है, मान लीजिए वो भी प्रयागराज कुंभ में गया होता, अब उसे नहीं पता कि भाई 25 सेक्टर बने थे, कि अरेल सेक्टर में नहाऊं, कि संगम सेक्टर में नहाऊं, कि किस 22वें सेक्टर में नहाऊं, कहाँ नहाऊं, नहीं पता उसको। ठीक है, अब वो पहुंच गया इलाहाबाद, प्रयागराज पहुंच गया आपका। अब बहुत सी जगहों पे वहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे। अच्छा, उन बोर्ड्स में सिर्फ हिंदी इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, आपके तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम सब में लिखा हुआ था। 10-12 लैंग्वेजेस में बोर्ड में लिखा हुआ था। अगर यहाँ पे ऐसे संगम लिखा है तो फिर इंग्लिश में आपका संगम लिखा है, फिर तेलुगु में कुछ लिखा हुआ है, इस टाइप से सब बना हुआ है। तो इंसान अच्छा, अब वो इंसान इसको अगर साक्षर आदमी तो इसको आराम से पढ़ लेगा। हाँ, इस साइड जाना है, ये डायरेक्शन है, इसका मतलब होता है इस ओर जाना है, इसका मतलब ऐसे बना है तो आगे जाके थोड़ा सा फिर राइट लेना है, ठीक है, ये बना है तो यू टर्न लेना है। तो ये तमाम चीज़ें हम डायरेक्शन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एक निरक्षर व्यक्ति है तो वो सब चीज़ें नहीं समझ पाएगा, उसको उसके साथ बहुत दिक्कत होगी। फिर उसका बच्चा है, उसके बच्चे को भी अगर शिक्षा देने में मदद कराना है तो वो उसके साथ ही काम नहीं कर पाएगा। जैसे और क्या है, नौकरियां उसको नहीं मिलेगी, उसको ऋण नहीं मिल पाएगा आसानी से, ठीक है। सेवाओं आदि के लिए, जो भी नौकरियों के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए, सेवाओं के लिए जो उसे आवेदन करने होंगे, फॉर्म भरने होंगे, वो सब नहीं भर पाएगा। समाचार मीडिया में सार्वजनिक परिपत्रों और लेखों को समझ नहीं पाएगा। इसके अलावा वह इंटरनेट जैसी चीज़ें नहीं चला पाएगा,
दवाइयों, सड़कों आदि पर दिशाओं और सुरक्षा निर्देशों को समझ नहीं पाएगा। जैसे कि आप देखिए कि एक गोली दवाई होती है, जैसे मान लीजिए कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, फूड प्रोडक्ट खरीदा, उसमें ये ऐसे पॉइंट बना हुआ है जो ग्रीन है, तो आप समझ गए कि भाई ये वेजिटेरियन है। उसमें बना हुआ है रेड बना हुआ है तो ये नॉन वेजिटेरियन है। अगर आपने कभी ओमेगा 3 की गोलियां खाई होंगी, अगर आपकी हड्डी ब्रेक हुई ऐसा कुछ, तो उसमें रेड बना रहता है क्योंकि उसमें मछली का तेल शामिल रहता है। इस तरीके से तो ये जो सब छोटी छोटी चीज़ें वही समझ पाता है जो पढ़ा लिखा हो। फिर आप इसमें अगला है कि अगर आप ये हो गए हैं, क्या कहते हैं, हाँ, फिर ये बोलता है कि स्वयं सेवकत्व और सामुदायिक लामबंदी की भूमिका, अर्थात क्षेत्रीय अध्ययन जो है इस बात की पुष्टि करते हैं कि वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी, स्वयंसेवी समर्थन और राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है। इसके अलावा हम वयस्क शिक्षा में क्या देखें, वयस्क शिक्षा में अगर आप देखें कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा अगर देखें तो एक विशेष एनसीईआरटी निकाय 5 फोकस क्षेत्रों के साथ एक पाठ्यक्रम तैयार करेगा जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता होगी, फिर महत्वपूर्ण जीवन कौशल होगा, व्यावसायिक कौशल शामिल होगा, बुनियादी शिक्षा शामिल होगी, उसमें निरंतर शिक्षा उसमें शामिल होगी जिसमें उन्नत या जीवन शिक्षा होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी शामिल रहेंगी वयस्क शिक्षा के पाठ्यक्रम में, जिसमें आपको न्यूमरेसी बताई जाएगी, कि गिनती बताई जाएगी, फिर गुणा बताया जाएगा, भाग बताया जाएगा, प्लस बताया जाएगा, डिवाइड बताया जाएगा, फिर महत्वपूर्ण जीवन कौशल चीज़ें बताई जाएंगी, पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा, बढ़ईगिरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब बताएंगे। प्रोफेशनल कौशल के बारे में आपको बताया जाएगा, बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया जाएगा, निरंतर शिक्षा आप करते रहें आगे, ये सब चीज़ों के बारे में ये सब चीज़ें शामिल रहेंगी। फिर जो मौजूदा बुनियादी ढांचे हैं, अब देखिए अगर हमने ये बोल दिया कि इनको शिक्षा देंगे तो देंगे कहाँ शिक्षा भाई। अब स्कूल वालों के साथ आपने वो पिक्चर देखी होगी नील बटे सन्नाटा, सौरभ भास्कर की, फिर वो लड़की उसमें क्या बनती है, आईएएस बनती है। तो अब उसमें वो भी खुद स्कूल जाती है, तो होता क्या है कि वो उसको अपनी बेटी, मतलब उसकी जो बेटी रहती है उसको अपनी माँ के साथ पढ़ने में शर्म सी आती है। तो ऐसे ही क्या होगा, कई लोग बूढ़े हैं, उम्र दराज हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यार हम बच्चों के बीच कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, हम कुछ पूछ लेंगे तो बच्चे सोचेंगे अरे तुमसे नहीं बनता। तो इनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, स्कूलों में, पुस्तकालयों और सार्वजनिक संस्थानों का उपयोग किया जाएगा। क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक लगी, ठीक है, तो दोपहर के 3 से लेकर के 6 बजे तक का, या 2 से लेकर के 6 बजे तक का टाइम पीरियड ले लिया जाएगा। तो वो फिर जब स्कूल इनके लिए अब क्लोज हो गई तो इनके लिए फिर खोल दिया जाएगा। जो लाइब्रेरी है या फिर जो सामुदायिक भवन बनते हैं उनको उनका इस्तेमाल किया जाएगा इनको शिक्षा देने के लिए। और वहाँ पे आईसीटी की व्यवस्था करी जाएगी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की। इसके अलावा आप देखिए कि प्रशिक्षकों और स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। जैसे आप खुद पढ़ाना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं एडल्ट एजुकेशन देना चाहता हूँ, मैं प्रौढ़ों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर आपको समुदाय के सदस्यों और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को स्वयंसेवक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर सामुदायिक भागीदारी और डेटा संग्रह, सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता क्या करेंगे, वयस्क वयस्क शिक्षार्थियों और ट्यूटर्स की पहचान करेंगे और उन्हें स्थानीय वयस्क शिक्षा केंद्रों से जोड़ेंगे। साथ ही जो वयस्क शिक्षार्थी हैं, जैसे कि मान लीजिए इस गांव में गए तो भाई अगर क्या आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे पता किया जाएगा, तो पता किया जाएगा तो फिर ऐसे एडमिशन कराए जाएंगे, ठीक है। फिर ट्यूटर्स जो होंगे उनको भी ऐसे ढूंढा जाएगा। पुस्तकों और पुस्तकालयों तक पहुंच को बढ़ावा देना, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं, ग्रामीण क्षेत्रों, विकलांग व्यक्तियों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे, जैसे ऑनलाइन या मिश्रित प्रारूपों में, मतलब हाइब्रिड मॉडल में, मिक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में वयस्कों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, सैटेलाइट टीवी, आईसीटी सक्षम पुस्तकालय जैसे डिजिटल उपकरण विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा और क्या होगा, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होंगी। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ पे आखिरी आखिरी टॉपिक है आपका, क्या है, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट ही है एजुकेशन पॉलिसी में। तो वैकल्पिक तरीकों की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ रही है भाई, अभी देखो पेंडेमिक महामारी आई थी, आपात स्थितियाँ आई, तो
पारंपरिक व्यक्तिगत जो शिक्षण है, पारंपरिक व्यक्तिगत शिक्षण मतलब कि आप स्कूल गए, वहाँ आपको पढ़ाया गया, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। तो पारंपरिक व्यक्तिगत शिक्षण से परे वैकल्पिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विधियों की आवश्यकता को उजागर कर दिया। मतलब आपदा को अवसर में बदलना है अगर, तो आपको आपदा से आवश्यकता निकालनी पड़ेगी। तो हमने आपदा से क्या निकाली? आवश्यकता। अब हमने आवश्यकता क्या देखी कि भाई आवश्यकता ये है कि जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा है सिस्टम, उससे अलग एक सिस्टम देखना पड़ेगा जिसमें जो वैकल्पिक हो उसका और उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। फिर प्रौद्योगिकी का संतुलित उपयोग। तो नीति शिक्षा में जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, वो प्रौद्योगिकी शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का समर्थन करती है, लेकिन इसके लाभों और जोखिमों दोनों को समझने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए पायलट अध्ययनों की आवश्यकता पर जोर देती है। पायलट अध्ययन आगे देखेंगे हम। मौजूदा प्लेटफॉर्म का अनुकूलन। मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईसीटी आधारित पहलों को वर्तमान और भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित और विस्तारित किया जाना चाहिए। ठीक। फिर डिजिटल डिवाइड को पाटना। जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती डिवाइस जैसे प्रयासों से डिजिटल डिवाइड को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक ऑनलाइन शिक्षा के लाभों को महसूस नहीं किया जा सकता। फिर देखिए समानता और पहुंच। तो सभी डिजिटल शिक्षा प्रयासों को समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए, विशेष रूप से हाशिए पर और दूर दराज के समुदायों के लिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई डिजिटल शिक्षा की ज़रूरत क्या है। तो इसने बोला कि डिजिटल शिक्षा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भाई एक बार क्या आ गई है, आपात स्थिति आ गई जिसमें पूरा देश जो है वो एक कमरे में कैद हो गया। तब फिर बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कब तक घर में छुपा के रखोगे? ठीक है, तो उसके लिए एक माइंडसेट उभरा कि ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस ओर जाते हैं तो भाई ऐसा तो होगा कि जैसे मान लीजिए कि दो धारी तलवार है तकनीकी। तो अब क्या पता कोई उसमें मोबाइल में पढ़ाई देख रहा है, ठीक है, या रील देख रहा है, क्या पता। तो संतुलित उपयोग हो उसका, ठीक है। तो उसके हमें जोखिम और लाभ दोनों के क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे दोनों को। फिर मौजूदा प्लेटफॉर्म का अनुकूलन, अर्थात जो मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेट सपोज जैसे कि आपने बोला कि यार मेरे को ना ब्लॉग बनाना चालू करना है, तो कोई बोलेगा अरे भाई तू तो अच्छा सा फ़ोन ले ले, आईफोन 15 16 ले ले, उसमें अच्छा बनेगा। वहीं एक आपका दोस्त बोलेगा कि भाई पहले इसमें जो आप तेरे पास पुराना फ़ोन है, चाहे वन प्लस हो चाहे एम आई हो कुछ भी हो, इसमें बनाना शुरू कर और फिर एक बार इसमें देख लेना कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा। शुरू तो कर 10-15 वीडियो इससे बना, उसके बाद फिर इसमें तो स्विच कर जाना। स्टार्टिंग में इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसी ही जो इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना है। बाद में फिर हम और देख लेंगे आईसीटी आधारित पहलों को वर्तमान और भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित और विस्तारित कर लेंगे। फिर डिजिटल डिवाइड को पाटना है। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि आपके घर में जैसे 6 लोग हैं और 3 लोगों से बढ़िया मोबाइल चलाते आता है, 3 लोग तो छूने से डरते हैं। तो ये जो आप लोगों के बीच खाई है, ये डिजिटल डिवाइड है कि इनसे आता है इनसे नहीं आता। तो जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती डिवाइस जैसे प्रयासों से डिजिटल डिवाइड को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक ऑनलाइन शिक्षा के लाभों को महसूस नहीं किया जा सकता। फिर समानता और पहुंच। तो जब हम डिजिटल डिवाइड को पाट देंगे तो ये कैसे पटेगा? जब समानता लाएंगे। तो सभी डिजिटल शिक्षा प्रयासों को समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए, विशेष रूप से हाशिए पर और दूर दराज के समुदायों के लिए। ठीक, दूर दराज मतलब जो पहाड़ी इलाके पर रह रहे हैं, रिमोट एरियाज़ पे रह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक दबाव। तो प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। अब भाई हमने किसानों को बोल दिया कि आपके लिए किसान ड्रोन है, आप इससे छिड़काव कीजिए, तो किसान सीख जाएगा एक दिन में छिड़काव करना। बेचारा वो हाथ में ले करके फेंकना सिस्टम जानता है, उसको कहाँ से एकदम से ड्रोन पकड़ा दोगे तो वो तो हो सकता है उसकी गर्दन वर्दन न काट दे, उसकी पंख से अपनी ही गर्दन न काट ले। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से डिजिटल वातावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकता, ठीक है। एक अच्छा कक्षा शिक्षक स्वचालित रूप से डिजिटल वातावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाएगा अगर हम उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे प्रॉपर। तो
अच्छा, ऑनलाइन मूल्यांकन चुनौतियाँ। अब अगर हम ऑनलाइन बच्चे को पढ़ा दिए तो हम कैसे इवैल्यूएट करें कि बिना नकल मारे उसने दिया है। तो ये चुनौतियाँ आएंगी। इसमें सीमित प्रश्न प्रारूप होगा, तकनीकी मुद्दे, अनैतिक प्रथाओं का जोखिम, ये सब चीज़ें शामिल रहेंगी। तो इसमें देखिए ना, आपका सीमित प्रश्न प्रारूप हो जाएगा, तकनीकी मुद्दे भी शामिल रहेंगे, अनैतिक प्रथाओं का भी जोखिम है इसमें। फिर विषय विशिष्ट सीमाएं, प्रदर्शन कला और विज्ञान प्रैक्टिकल, प्रदर्शन कला और विज्ञान प्रैक्टिकल जैसे विषयों को ऑनलाइन प्रारूपों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभिनव समाधान आंशिक रूप से मदद कर सकते हैं। फिर मिश्रित चलाएं तो ऑनलाइन शिक्षण को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित विधियों के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए, ताकि निष्क्रिय स्क्रीन आधारित शिक्षा बनने से बचा जा सके। फिर समग्र शिक्षण फोकस, केवल डिजिटल शिक्षा सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास की उपेक्षा कर सकती है। ठीक है, तो अगर सिर्फ डिजिटल शिक्षा रहेगी तो आपका टीचर से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। सर प्रणाम, आचार्य जी प्रणाम, ये वाला सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। हाँ सर आ गए हैं, हम पैसा दे रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, बाकी हमको मतलब नहीं है। तो कोई इमोशनल जुड़ाव नहीं है, कोई सोशल इज्जत नहीं है। ठीक है, पहले तो क्या होता था, टीचर दिख जाए तो इंसान भाग जाता था रास्ते से। अब तो ये होता है कि अरे तो घूम रहे हैं तो हम क्या करें, तो स्कूल में टीचर हो, यहाँ नहीं है। सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास, इन सब की उपेक्षा कर सकती है। बैठे बैठे पढ़ोगे, ठीक है, स्कूल जाने के लिए तो सुबह उठोगे, तैयार होगे, 4 जूते खाओगे, फिर स्कूल जाओगे टिफ़िन लेके कि मम्मी रोटी नहीं खानी, तो मम्मी देगी बना के। पराठा नहीं देगी, रोटी ही देगी और 2-3 बना के देगी गाल पे, और फिर रोटी लेके जाओगे आप। ठीक, तो सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास की अपेक्षा कर सकती है, जब तक कि सचेत रूप से, समग्र रूप से डिजाइन नहीं किया जाता है। तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, तो ये क्या बोल रहा है पायलट अध्ययन भाई? पायलट अध्ययन बोल दिया है कि प्रमुख संस्थान ऑनलाइन शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने और स्क्रीन की लत जैसे संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए पायलट अध्ययन करेंगे। कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, जो जैसे पढ़ लिया, उसके बाद कहीं उसका सर दर्द तो नहीं दे रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टडी वो रील या शॉर्ट्स तो नहीं देख रहा है। फिर डिजिटल अवसंरचना विकास, समावेशी और कुशल शिक्षा वितरण के लिए स्केलेबल, इंटरऑपरेबल और विकसित डिजिटल अवसंरचना में निवेश किया जाएगा। फिर ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और उपकरण, स्वयं, दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म को इंटरैक्टिव, दो तरफा ऑनलाइन शिक्षण और प्रगति ट्रैकिंग के लिए उपकरणों के साथ बढ़ाया जाएगा। फिर सामग्री निर्माण और डिजिटल रिपॉजिटरी, उपयोगकर्ता रेटिंग सिस्टम के साथ कई भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री, गेम सिमुलेशन और AR VR, मतलब वो वर्चुअल रियलिटी होता है ना, जो ऐसे अपने आँख में उसको लगा लेते हैं और फिर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस विराट कोहली आँख में घुस के सिक्स मार देगा। फिर डिजिटल डिवाइड को पाटना है, टीवी, रेडियो, सामुदायिक रेडियो जैसे मास मीडिया का उपयोग विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 24/7 शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अगर आपके यहाँ फ्री वाला डिश एंटीना होगा ना, या फ्री वाला नहीं भी हो, आपके पास कोई सा भी लगा हो, एयरटेल का, टाटा स्काई का, तो आप उसमें देखिएगा स्वयं के चैनल बने हुए हैं। तो वो स्वयं की मतलब ये वाला स्वयं नहीं, ये वाला स्वयं, ठीक है। तो ये क्या NCERT के कोई 10th की NCERT पढ़ा रहा होगा, कोई 11th की पढ़ा रहा होगा, कोई 9th की पढ़ा रहा होगा। अच्छा, कोई इंग्लिश में पढ़ा रहा होगा, कोई हिंदी में, कोई तेलुगु में, कोई तमिल में, कोई उर्दू में, ऐसे चल रहा होगा ये, ठीक है। तो देखिएगा आप कभी अपने घर में, मैंने एक बार देखा था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए व्यवहारिक शिक्षा के लिए वर्चुअल लैब, तो मौजूदा प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल लैब यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्रों को व्यवहारिक प्रयोग आधारित सीखने के अनुभव तक मिलने चाहिए। ठीक है ना, सभी छात्रों को व्यवहारिक प्रयोग आधारित सीखने के अनुभव तक पहुंच मिले उसको। फिर शिक्षक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, तो शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण और सामग्री निर्माण में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ऑनलाइन सेटिंग में छात्रों की सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। अब आपने देखा होगा कई रील्स आते होंगे आपके, टीचर जी पढ़ा रहे हैं, यहाँ टीचर जी का फोटो है, ठीक है। अब कुछ बच्चे म्यूट नहीं करे हैं, तो कोई बच्ची है वो कहीं अपने मित्र से बात कर रही है, तो उसकी जो बात हो रही है वो इधर आ रही है, तो टीचर इसका वो म्यूट भी नहीं कर पा रहा है, और वो लड़की भी अपना म्यूट नहीं कर पाई है अभी, ठीक है। साथ ही यहाँ टीचर के बैकग्राउंड में घर में कुछ हो रहा है, तो टीचर मैडम की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सब देख रहे हैं। तो ये सब भी देना पड़ेगा कि भाई साहब एक सेपरेट कमरा हो आपका, आप वहाँ पढ़ाओ,
कोई वहाँ पे नॉइस नहीं आना चाहिए बाहर का। इसके अलावा आपको टेक्निकल तरीके से पता होना चाहिए कि अगर किसी का माइक म्यूट करना है, स्पीकर म्यूट करना है अपना, या कुछ भी म्यूट करना है तो आप कहाँ से करो, किस तरीके से सेशन एंड करो, शुरू करो, ताकि ये रील्स ना कटे आपकी, अगर आप कटवाना नहीं चाह रहे हो तो। फिर ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं, तो परख नाम का और अन्य निकाय कौशल पोर्टफोलियो शिक्षण विश्लेषण पर केंद्रित तकनीक आधारित मूल्यांकन मॉडल विकसित करेंगे। साथ ही मिश्रित शिक्षण मॉडल, ऑनलाइन और व्यक्तिगत शिक्षा को मिलाकर संतुलित शिक्षण दृष्टिकोण की पहचान की जाएगी और विभिन्न विषयों के लिए उन्हें अनुकूलित किया जाएगा। फिर ई लर्निंग के लिए मानक, राज्यों, संस्थानों और शिक्षकों को मार्गदर्शन करने के लिए डिजिटल सामग्री, शिक्षण और प्लेटफॉर्म के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार किए जाएंगे। तो आई होप सो आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो इस तरीके से डिजिटल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करना है, उसके लिए पायलट जो प्रोग्राम चला जाएगा, उसके लिए स्टडी जो होगी वो सबको भी देखना है। तो आई होप सो आपको ये पूरा समझ में आया होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या क्या उसमें पढ़ना था, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।